हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ स्मृति एंड आज की डेट है 9 मार्च 2026। आज का भी एडिटोरियल डिस्कशन मैं ही ले रही हूँ एंड आज हम बहुत ही बढ़िया आर्टिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वन नेशन वन इलेक्शन के जो अगेंस्ट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारी आंगनवाड़ी दीदीज़ और आशा वर्कर्स होती है ना, उनके हक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, तो ध्यान से सुनना एंड नोट डाउन कर लेना जो भी अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और कनाडा के रिन्यूड रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, जो कि है इंटरनेशनल रिलेशंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। आज के इस टॉपिक में मैं बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करूँगी एंड डिकोड भी करेंगे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से समझ पाएंगे इसको। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ कि कुछ टाइम से ना इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो टेंशन भरे चल रहे हैं, यानी कि अच्छे नहीं चल रहे हैं। जैसे कि उधर के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पार्लियामेंट में इंडिया के लिए कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे दिया था। इस कारण दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिश्ते थे वो थोड़े से ख़राब हो गए थे। दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने डिप्लोमेट्स हैं वो वापस बुला लिए थे, और ये इशू क्या था, वो खालिस्तान इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये रिन्यूड रिलेशंस की बात करता है, यानी कि इंडिया और कनाडा जो है अपने जो रिलेशन है उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। आर्टिकल की पहली लाइन पढ़ोगे ना, वो क्या कहता है, कनाडा एन इंपॉर्टेंट सिग्नल दैट दिस रिन्यूड पार्टनरशिप इज इंटेंडेड टू बी सस्टेन्ड एंड रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे दो शब्द है, रिन्यूड पार्टनरशिप एंड रेसिप्रोकल। रिन्यूड पार्टनरशिप, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों देशों के बीच में खालिस्तान इशू की वजह से बातचीत रुक सी गई थी, तो इसको रिन्यू करने के लिए दोनों ने कुछ बातें कही हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाया है रिश्ता, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिन्यूड पार्टनरशिप। लेकिन एक इंटरनेशनल रिलेशन में ना एक फेमस सा कोट है लॉर्ड पाल्मरस्टोन का। उन्होंने बोला है, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो काफ़ी अच्छा कोट है, आप इसको कोट कर सकते हो। तो अब दोनों देशों को समझ में आ गया है कि भाई इस चीज़ से तो हमारा नुकसान होगा अगर हम बात ही नहीं करेंगे। तो एक नई शुरुआत हो रही है दोनों के रिश्तों की। ये दोस्ती अब सस्टेन्ड रहेगी, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली रहेगी, और रेसिप्रोकल रहेगी। रेसिप्रोकल का मतलब दोनों तरफ से बराबर रहेगी, गिव एंड टेक। भाई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही देश फ़ायदे में रहेगा, लेकिन दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन रहनी चाहिए। ऐसा रेसिप्रोकल रिश्ता जो है स्टैब्लिश होना है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। ठीक है, आर्टिकल कह रहा है कि एक नया दरवाज़ा खुल गया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब क्यों खुल रहा है? ऐसा क्या हुआ कि दरवाज़ा आज ही खुल रहा है? देखो, इसका आंसर ना जियोपॉलिटिक्स में है। 2019 यानी कि आपको सबको पता है कोविड का टाइम, उसके बाद कोविड आने के बाद पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। हर देश को समझ में आ गया है कि भाई एक कंट्री पे डिपेंडेंट मत रहो, जैसे कि चाइना। हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हमें डिपेंडेंसी सिर्फ एक कंट्री पे रखेंगे ना तो बहुत खतरनाक हो जाएगा वो। अगर हम मल्टीपल कंट्रीज़ पे अपना जो ट्रेड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डाइवर्सिफाई करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, चाइना +1 स्ट्रैटेजी, यानी कि एक कंट्री पे डिपेंडेंट मत रहो। देखो दुनिया क्या चाहती है, हर देश क्या चाहता है, देश चाहते हैं कि भाई सप्लाई चेन जो है ना वो हमारी सेफ रहे। तो कनाडा क्या चाहता है, कनाडा भी सेम चाहता है कि भाई हमारे पास जो मार्केट है, मतलब जो हम सप्लाई करना चाहते हैं
उसके लिए मार्केट वो सेफ रहे, ठीक है। और इंडिया से बड़ा सेफ मार्केट आज के टाइम में कोई भी नहीं है, ये आपको पता है। तो इसीलिए ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी खुली है, ठीक है। दोनों देशों का पॉलिटिकल रिजॉल्व यानी कि इच्छा शक्ति अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि भाई हम दोनों को एक दूसरे के संग काम करना है। तुम्हें चाहिए मार्केट, हमारे पास है मार्केट, ठीक है। अब आप पूछोगे कि कनाडा ये क्यों सोच रहा है कि इंडिया के पास जाया जाए, क्यों इंडिया को वो अपना सोर्स या फिर अपना डेस्टिनेशन बनाना चाहता है। इसका आंसर है जितने भी वेस्ट के बड़े मतलब कंट्रीज़ हैं जो कि कनाडा के दोस्त हैं, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी ना पहले से ही इंडिया के साथ डीप ट्रेड डील्स हो चुकी हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की हमारे साथ ECTA साइन किया है ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ। यूके और EU के साथ हमारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की जो डील है ना वो एडवांस स्टेज में है अभी। और US हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ऑलरेडी बन चुका है। तो ये जो सारे देश हैं ना ये कनाडा के ट्रस्टेड अलाइज हैं। आपने 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में सुना होगा, अगर जिसने नहीं सुना है थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअली 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब US और UK ना सिग्नल्स के द्वारा इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे, ठीक है। तो 1946 में इन दोनों ने फॉर्मलाइज कर दिया कि भाई हम इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस अपनी शेयर करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी देश जुड़ते चले गए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 5 आइज अलायंस, इंटेलिजेंस अलायंस, ठीक है। तो जो कनाडा है वो इस अलायंस का भी हिस्सा है। इस अलायंस में जो बाकी 4 देश है ना कनाडा को हटा के, उन्होंने इंडिया के साथ ऑलरेडी अपना बिजनेस जो है बढ़ा दिया है। तो भाई कनाडा क्यों पीछे रहेगा अब? तो अब क्या हो रहा है ना, कनाडा को फोमो हो रहा है, उन्हें से डर लग रहा है कि भाई हमारे जितने दोस्त हैं वो इंडिया के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता कर रहे हैं, बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, और हम हैं जो लड़के बैठे हैं, तो हमारा कितना बड़ा लॉस है। तो इस फोमो के डर से जो है कनाडा अब इंडिया को एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर की तौर पे देख रहा है। देखो कनाडा की जो मजबूरी है ना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब देखो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है। अब आप सोचो कि ये क्या है। देखो दुनिया में आग लगी हुई है, रशिया और यूक्रेन में ऑलरेडी वॉर चल रही है, मिडिल ईस्ट में आपको सबको पता है क्या है, टेंशन भरा माहौल है, वहाँ पे भी वॉर चल रहा है, इजराइल और ईरान, US, ठीक है। प्लस US और चाइना भी ट्रेड वॉर के अंडर हैं। तो इसमें ना इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। हिंदी में बात करें तो अनिस्थिरता। देखो कनाडा की जो इकोनॉमी है ना वो US पे हेविली डिपेंडेंट है। वहीं चाइना के साथ उनके रिलेशंस ह्यूमन राइट इश्यूज की वजह से खराब हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कमजोरी, यानी कि वल्नरेबिलिटी। तो अब कनाडा के पास सल्यूशन क्या है? कनाडा के पास सल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन, अपने ऑप्शंस को बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन। कनाडा को नए इकोनॉमिक पार्टनर्स चाहिए, उन्हें ऐसी इमर्जिंग मार्केट चाहिए जो स्टेबल हो, डेमोक्रेटिक हो और फास्ट ग्रोइंग हो। इंडिया उनकी इस रिक्वायरमेंट को परफेक्टली मैच करता है। देखो राइटर का क्या कहना है, राइटर कहते हैं इंडिया और कनाडा का जो रिश्ता है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है और स्ट्रेटेजिक है। अब आप बोलोगे मैडम ये तो बहुत खतरनाक वर्ड्स है। अरे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इसको लिखो, इसके मतलब मैं बैठी हूं ना बताने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे को पूरा करना। इमेजिन करो एक किसान के पास बहुत अच्छी सी जमीन है, किसान 1, ठीक है, और दूसरा किसान है जिसके पास बीज है पर जमीन नहीं है। पहला किसान है उसके पास जमीन है पर बीज नहीं है, और दूसरा किसान है जिसके पास बीज है लेकिन जमीन नहीं है।
जब दोनों मिलेंगे तो कमाल की खेती होगी ना। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़मीन है और इसके पास बीज है, तो दोनों मिल जाएंगे और खेती बढ़िया सी होगी। तो इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। तो कनाडा के पास क्या है? कनाडा के पास है कैपिटल, यानी कि पैसा, नेचुरल रिसोर्सेज, यूरेनियम है, पोटैश है, दाल है, और टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इंडिया के पास क्या है? भाई इंडिया के पास ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है और आईटी सर्विस है। तो अब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? धमाका। धमाका मतलब दोनों को फायदा। अब एक केस स्टडी की बात करते हैं हम लोग। यहां पे देखो, कैनेडियन पेंशन फंड, कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, CPPIB। कनाडा के पास ना पेंशनर्स का बहुत ज़्यादा पैसा है और पेंशनर्स को क्या चाहिए? हाई रिटर्न। और इंडिया को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा। तो आज CPPIB इंडियन हाईवेज और रिन्यूएबल एनर्जी में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है, करीब करीब $100 बिलियन। ये है प्रैक्टिकल कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमिक्स। समझ में आया? अब स्ट्रेटेजिक का क्या मतलब है? रणनीतिक, यानी कि दोनों देशों का विजन क्या है? फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। दोनों चाहते हैं कि समुद्री रास्ते ओपन रहे और कोई एक देश, यानी कि चाइना, वहां अपनी चौधरी पना जो भी है वो ना चलाए। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। भाई जब फ्री और ओपन ओशंस होंगे ना तो अच्छे से ट्रेड हो पाएगा। अगर चाइना अपना सब कुछ जमा लेगा तो भाई चाइना को इम्प्रेस करने के लिए सारे देशों को कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर कोई रुकावट होएगी। तो इसीलिए दोनों देशों का इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट है कि फ्री एंड ओपन सी लेन्स या फिर इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है। यहाँ देखो, ये है वो वाली PPT। राइटर ना इसको डिफाइनिंग मोमेंट कह रहे हैं, यानी कि ऐतिहासिक, यानी कि हिस्टोरिकल पल। अब भाई क्यों ऐसा क्यों है कि ये हिस्टोरिकल है? देखो, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है ना सिर्फ पॉलिसीज बनाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या काम है? पॉलिसी बनाना, सिर्फ रास्ता साफ रखना। लेकिन असल ट्रेड कौन करता है? प्राइवेट कंपनीज। तो ऑथर साफ कह रहे हैं कि अब जो बॉल है वो किसके कोर्ट में है? प्राइवेट कंपनीज के कोर्ट में है। तो कंपनीज को एक्शन लेना होगा, उन्हें बड़ा सोचना होगा और उन्हें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा भी दिखाना होगा। चाहे टेक स्टार्टअप हो, एग्रीकल्चर फर्म हो या फिर ग्रीन एनर्जी की कंपनीज हो। अब ग्राउंड पर उतर कर इन्वेस्ट करना और टाई अप्स करना, ये ही कौन करेगा? प्राइवेट कंपनीज। और ये अब राइट टाइम है ये सब करने का। तो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखो साफ है कि जियोपॉलिटिकल शॉक ने अब कनाडा को सबक सिखा दिया है और जो वर्ल्ड में अभी इंडिया की स्टैंडिंग पोजीशन है, उसने कनाडा को मजबूर कर दिया है कि इंडिया अब उसका एक आइडियल पार्टनर बने। समझ में आया? तो ये जो भी आज मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज़ करी हैं उसको प्लीज़ नोट डाउन करना एंड आंसर्स में यूज़ करना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन, रेमेडी वर्स देन डिजीज़, जो कि आप GS पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। अभी तक ना आपने वन नेशन वन इलेक्शन के जो हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज ज़्यादा सुने होंगे और कॉन्स कम। तो बैलेंस्ड एक व्यू जो है आपके दिमाग में बन नहीं पाया होगा। ये जो आर्टिकल है ना वो कॉन्स के बारे में बात करेगा। कॉन्स में भी ऐसे वैसे फैक्ट्स नहीं देगा, बहुत लॉजिकल फैक्ट्स हैं और केस स्टडी है। तो जो भी इस आर्टिकल में लिखा है वो प्योरली एक राइटर ने लिखा है, मेरे कोई भी व्यूज़ नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन करना क्योंकि ऐसे पॉइंट्स ना कम मिलते हैं।
तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है क्या एक्चुअली? देखो, इसका मतलब है देश में सारे चुनाव एक साथ होना, यानी कि सारे इलेक्शंस एक साथ होना। लोकसभा और विधानसभा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव, तो वो लोकसभा और विधानसभा के जितने भी इलेक्शंस हैं सब एक ही वक्त पे होना, उसको हम क्या कहते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। देखो, सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि इससे देश का पैसा बचेगा, ठीक है, और जो भी आपके लीडर्स हैं उनका टाइम बचेगा, क्योंकि वो बार बार इलेक्शन के कैंपेन में जाते हैं और वो डेवलपमेंट काम में अपना ध्यान नहीं बटा पाते हैं। तो ये आर्टिकल जो है ना वो बहुत गहरा सवाल पूछेगा, ठीक है। तो सबसे गहरा सवाल जो पूछ रहा है ये आर्टिकल, वो कह रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बदलना सही है? क्या फेडरलिज्म को वीक करना ठीक है? क्योंकि जो इलेक्शन की कॉस्ट है ना वो जीडीपी के 1% से भी कम है। तो कॉस्ट बचाने के चक्कर में क्या संविधान और फेडरलिज्म को बदलना और वीक करना ठीक रहेगा? देखो, इकोनॉमिक्स में ना एक वर्ड होता है ओवरहेड। इसका मतलब है बिजनेस का फालतू सा खर्चा, मतलब बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं फालतू के, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड, जिसको हर कंपनी कम करना चाहती है। लेकिन मेरी बात सुनना ध्यान से, इलेक्शंस आर नॉट एन ओवरहेड, यानी कि चुनाव कोई फालतू खर्चा नहीं है जिसे मिनिमाइज किया जाए। तो फिर चुनाव है क्या? सवाल उठता है, चुनाव है क्या? ये रिकरिंग प्राइस है सेल्फ गवर्नमेंट का, मतलब कि अपना शासन खुद चलाने की लगातार कीमत है। देखो, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमें देश आज़ाद करने में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो जो हमें डेमोक्रेसी मिली है वो कोई सस्ती नहीं है, इसकी एक कीमत हमने चुकाई है। बार बार इलेक्शन होने से क्या फ़ायदा होता है फिर? इससे पावर में बैठे जो लोग हैं ना, जनता के प्रति आंसरेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। डर बना रहता है कि अगर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव हुए तो अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है। और जो लीडर्स होते हैं ना, उनको ये डर होता है कि भाई साहब, अगर हमने 5 साल काम नहीं किया तो अगले इलेक्शंस में या फिर अगले स्टेट के इलेक्शंस में हमको नहीं जिताया जाएगा। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों के प्रति, ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल में नहीं आती है। अगर 5 साल के मान लो सेंटर में इलेक्शन हुए तो फिर अलग अलग स्टेट में भी तो इलेक्शंस होते हैं ना, जो कि 2 साल में भी हो सकते हैं। तो लगातार जो अकाउंटेबिलिटी है वो सेट रहती है। इससे समझ में आया? शुरुआत में ना एक सवाल पूछा था कि भाई कॉस्ट बचाने के लिए फेडरलिज्म को वीक करना और संविधान को बदलना क्या सही है? तो सबसे पहले फेडरलिज्म है क्या? देखो, इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे। मान लो आपका घर है 2 स्टोरी का, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे है सेंटर यानी कि यूनियन, और फर्स्ट फ्लोर पर है स्टेट्स यानी कि राज्य। अब दोनों के पास ना अपने अपने अलग राइट्स हैं और पावर्स हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन से डर है कि जो नेशनल के मुद्दे हैं ना वो हावी हो जाएंगे। अब नेशनल के मुद्दे क्या हैं? डिफेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस का, जैसे फॉरेन पॉलिसीज हो गई। तो ये क्या हावी हो जाएंगे? किस पे? लोकल मुद्दों पे। लोकल मुद्दे कौन से हैं? जैसे पानी हो गया, सड़क हो गई, बिजली हो गई। तो उनके नीचे ये लोकल मुद्दे दब जाएंगे। और इससे क्या होगा? इससे राज्यों की जो आज़ादी है और फेडरलिज्म है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। समझ में आया? और रही बेसिक स्ट्रक्चर की बात, देखो 1973 में केशव नंदा भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है
और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? संविधान की आत्मा यानी कि सोल। तो पार्लियामेंट क्या है? इस आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ठीक है। आर्टिकल कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से आत्मा को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट करेगा। ये सीधा सीधा बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि जो फेडरलिज्म है ना, वो खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आप इसको डिस्टॉर्ट करोगे, डेमोक्रेसी को डिस्टॉर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करोगे। तो ये जो हक है पार्लियामेंट के पास नहीं है। अब जो भी मैं बताऊंगी ना, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सॉलिड पॉइंट्स हैं आंसर्स में लिखने के लिए। देखो, तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम क्या था? जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी। तो इसने ना अपनी रिपोर्ट का पार्ट 1 जो है फरवरी 2026 को दिया है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? इसमें इन्होंने क्या रिकमेंड किया है? उन्होंने कहा है वन नेशन वन इलेक्शन बिल को तुरंत ही विड्रॉ कर लेना चाहिए, और इस चीज को तमिलनाडु सरकार ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। अब कमेटी का रिकमेंडेशन क्या है या फिर एक्सपर्ट जजमेंट क्या है? वो कहते हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये उस दूसरी तरफ जो इसके स्ट्रक्चरल हार्म है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं और डीप हैं। फायदे कम, नुकसान ज़्यादा। अब इस चीज़ को इलैबोरेट कैसे किया है? इस चीज़ को इलैबोरेट किया है एक केस स्टडी से, जो कि है इंडोनेशिया की केस स्टडी। आर्टिकल कहता है कि इंडिया को जो इंडोनेशिया ने गलती करी है ना, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो, इंडोनेशिया में 2019 और 2024 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और लोकल लेवल सब एक ही दिन हुआ था। अब रिजल्ट क्या निकला? एक मैसिव लॉजिस्टिकल डिजास्टर, यानी कि लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन गया था। सब कुछ बन गया था नाइटमेयर। देश भर में लाखों इलेक्शन वर्कर्स थे, उन्हें 24-24 घंटे लगातार काम करना पड़ा। स्ट्रेस और थकान से सैकड़ों पोल वर्कर्स की मौत हो गई। लोकल लीडर्स नेशनल वेव में भी बह गए थे। तो आर्टिकल यही समझाता है कि इंडिया को इंडोनेशिया की गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया ना इंडोनेशिया से बहुत बड़ा देश है, हमारी डाइवर्सिटी और स्केल भी बहुत बड़ा है। तो हमें ऐसी ट्रेजेडी और डेमोक्रेटिक मिस्टेक्स ना रिपीट नहीं करनी चाहिए। कंक्लूजन क्या है? देखो, कंक्लूजन है कि गवर्नेंस और देश चलाना सिर्फ एक अकाउंटिंग शीट नहीं है। पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के कॉस्ट पर नहीं। तो एज एन एस्पिरेंट आपको क्या करना है? दोनों व्यूज, फॉर एंड अगेंस्ट, दोनों को बैलेंस रखना है। समझ में आया? आप न्यूट्रल रहना, किसी एक चीज़ का पक्ष नहीं लेना। बट यहाँ पे जैसे अभी तक जितने भी आर्टिकल्स आए थे ना, वो फॉर के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते थे, लेकिन इस आर्टिकल में अगेंस्ट के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आप कोट कर सकते हो, काफ़ी डेटा भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का लास्ट आर्टिकल है द नीड टू रिकॉग्नाइज वॉलंटियर केयर वर्क। ये जो आशा वर्कर्स होती हैं ना, उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं हम। देखो, कोविड-19 का आपको पता है दौर काफ़ी मुश्किल था। जब सब लोग डर रहे थे ना, घर में बैठे थे, तो गांव-गांव में दवाई और वैक्सीन कौन बांट रहा था? वो थी हमारी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स। पहले आशा का मतलब समझिए। आशा यानी कि अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यहाँ देखो, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये 2005 में NRHM के अंडर आई थी, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर। तो आंगनवाड़ी दीदी है ना, वो ICDS का बहुत मेन हिस्सा है, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का। ये स्कीम 1975 में शुरू हुई थी। ये दोनों वर्कर्स ग्राउंड पर हेल्थ और न्यूट्रिशन देखती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इसके बारे में हमने बेसिक समझ लिया। अब इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है, आशा
एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। इनकी मेन प्रॉब्लम, आर्टिकल कहता है इनकी मेन प्रॉब्लम है ऑनरेरियम, यानी कि इनको ना फेयर वेज नहीं मिलता, जो सही सैलरी है इनके काम के अकॉर्डिंग वो नहीं मिलती है, इनको ऑनरेरियम मिलता है। तो आखिर में ये ऑनरेरियम होता क्या है? इसका सीधा मतलब है मानदेय। सरकार इनको अपना ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं मानती है, सरकार इनको सिर्फ वॉलंटियर या फिर सोशल वर्कर मानती है। तो इसीलिए इनको पूरी सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ एक बहुत छोटा सा अमाउंट मिलता है। इनके पास कोई पक्का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इनके पास जॉब सिक्योरिटी भी बिल्कुल नहीं होती। तो अब आप ही बताओ, जो लोग दिन भर सख्त मेहनत करती हैं फिर भी महीने के एंड में थोड़ा सा मिलता है, तो ये क्या उनके साथ अनफेयर नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए ये लोग सालों से प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो अपने काम की डिग्निटी और रिकॉग्निशन मांग रही हैं। तो इस आर्टिकल में ना इस प्रॉब्लम के सल्यूशन दिए गए हैं, इन सल्यूशन को देख लेते हैं हम। पहला सल्यूशन आर्टिकल देता है कि NSQF यानी कि NSQF अलाइन प्रोग्राम शुरू करो। NSQF का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये बेसिकली एक ऑफिशियल ग्रेडिंग सिस्टम है, ये आपके स्किल्स को ऑफिशियली ग्रेड करता है। एक रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। मानो एक आशा वर्कर है, वो इंजेक्शन लगाना आता है उनको, पर उसके पास कोई भी फॉर्मल डिग्री नहीं है। अब NSQF यहाँ क्या करेगा? NSQF उनकी इस स्किल को टेस्ट करेगा और उसको एक पक्का ऑफिशियल सर्टिफिकेट देगा। इससे उसकी स्किल क्या होगी? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो जाएगी, यानी कि वो एक स्किल्ड वर्कर कहलाने लगेगी। तो अब सरकार क्या करेगी? तब सरकार को उसको बेहतर सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो ये पहला सल्यूशन है। दूसरा सल्यूशन आर्टिकल देता है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने 5R की बात करी है, 5R फ्रेमवर्क की बात करी। 5R क्या है? रिकॉग्नाइज, रिड्यूस, रिडिस्ट्रीब्यूट, रिवॉर्ड और रिप्रेजेंट। यानी कि काम को पहचानो, बोझ कम करो, काम को बांटो, सही पैसा दो और आवाज़ दो। तो इस आर्टिकल में ना स्पेसिफिकली रिवॉर्ड और रिप्रेजेंट पे फोकस किया गया है। रिवॉर्ड का क्या मतलब हुआ? देखो, रिवॉर्ड का सीधा मतलब है प्रॉपर कॉम्पनसेशन दो, उनको मानदेय देकर मत छोड़ो, उनकी मेहनत के हिसाब से उनको फेयर बेच दो, उन्हें वॉलंटियर कहना आप बंद कर दो। समझ में आया? अब ये क्या होता है रिप्रेजेंट? देखो, इसका मतलब है कि उन्हें एक जेन्युइन आवाज़ दो। आवाज़ का मतलब है रिप्रेजेंटेशन दो। आर्टिकल में एक बड़ा प्यारा टर्म यूज हुआ है, सीट एट द टेबल। इसका मतलब है जब सरकार इन वर्कर्स के लिए कोई पॉलिसी बना रही है ना, तो उन वर्कर से भी उसमें ज़रूर पूछा जाए कि एसी कमरों में बैठे जो ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली में नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आशा वर्कर्स को पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जाए। देखो, ये ना सिर्फ इनके वेलफेयर और पैसों का मुद्दा नहीं है, ये आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ये फंडामेंटल जो राइट है ना, ये सबको मिलना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। तो आशा वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी दीदीज होती है ना, इनको भी मिलना चाहिए राइट टू डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।